all the students of standard 7 welcome in my lecture. Jai Shri Swaminarayan. Dear student, today I am going to teach chapter number 6, administration during system and architectural during the medieval age. In this chapter we discuss about the 3 points: Log Daira, administration system during the Rajput age and administration system in village. Dear student, आज हम हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में तथा गांवों के अंदर किस तरह के सिस्टम्स थे उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है एक लोक दायरो प्रोग्राम के माध्यम से। क्या एक दायरा, लोक दायरों का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। कासिमिड्स लोक दायरा वॉज ऑर्गेनाइज इन विलेज स्क्वायर चौक। द एंटायर विलेज हैड गैदर्ड देयर एट नाइट। लोक दायरा का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है गांव के तरह कासिमिर का, और वहाँ सभी उस चौक के ऊपर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। गेदर्ड देयर एट नाइट। स्मॉल चिल्ड्रन जैसा कोई भी प्रोग्राम होता है तो छोटे बच्चों के लिए फ्रंट आगे की, और बच्चे बहुत ही उत्साहित थे उस समय, और वो सभी आगे जाकर के बैठ गए थे। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ रो। अब इन दायरास के अंदर क्या होता है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बीइंग संग। भजन कीर्तन के अतिरिक्त वहाँ पे पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गीत भी गाए जाते हैं एट द लोक दायरा अलोंग विद द फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग के साथ साथ वहाँ पे पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गाए जाते हैं। उत्सव लाइक द पालियो रिसाइटल। पलिया स्टैचू बना हुआ था और उसके ऊपर जो बाए गए उसमें एक उत्सव नाम का जो बालक है उसको बहुत ही अच्छा लगा। उत्सव लाइक द पालियो रिसाइटल, जो खास करके सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ मार्टियल, जो शहीद हुए उन महान विभूतियों के लिए गाया जाने वाला, उसे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर। उसने अगले दिन अपने ग्रैंड पापा से पूछा, व्हाट डज पालियो मीन्स। पालियो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है पालियो। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट। उसके ग्रैंडफादर ने जब डिस्कस किया, और हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। तो पालियो इज ए मेमोरियल कमेमोरेटिंग द हीरोज। ये किस तरह का पलियो क्या है कि मेमोरियल है, जो क्या करता है, रिकॉल द हीरोज। हीरो को रिकॉल करने में इनको याद किया जाता है उस बहाने कि जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए शहादतें दी, दे सैक्रिफाइड देयर लाइफ, है ना, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ऐसे लोगों को हम रिकॉल कर सकें। इट इज ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स, एक श्रद्धांजलि अर्पित है करते हैं, हु हैव सैक्रिफाइड देयर लाइव्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब ऐसे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है, हु गेव द सैक्रिफाइस और इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब ऐसे लोगों को रिकॉल करने के लिए किया जाता है। दिस पलिया आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल।
अब ऐसे जो पलियाज होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड सॉन्ग आर संग एज होमेज टू दिस मार्टियर। अब ऐसे जगह पर उनके गाने गाए जाते हैं, होमेज टू प्रोवाइड द ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो इस तरह के स्टैचू बने होते हैं, उन स्टैचूज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, होमेज प्रदान करते हैं, उनके यहाँ पे शहादतों की गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं उनकी शहादतों पे। तो दिस इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे भारत देश का एक कल्चर है, संस्कृति है कि जो जिन्होंने हम अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है ना, जीवन को दांव पे लगा दिया, ऐसे लोगों को हम कॉमेमोरेट्स करते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, उनको याद करते हैं। और ये पलियास, इट इज कॉल्ड द पलियास, आज भी हम इनको याद करते हैं, उनकी याद में उनके गाने गाते हैं, है ना। एक छोटा सा सॉन्ग है जैसे मारा नीलारा गोराव सार मारा मेवाड़ी सरदार राणा हुण तारे जा जोरे राणा हुण ताई जा जोरे नीला घोड़ा राय सवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा हुण ताहे जा जोरे राणा हुण ताहे जा जोरे। नीले घोड़े पर सवार हुए, घूमते सुनते जाना, इनके आज भी याद की जाती महाराणा प्रताप की। तो ये तो ऐसे कई और महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी जनता की डेवलपमेंट के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। और आज हमारी ये परंपरा है, इस परंपरा को हम आज भी निभाते हैं। और गाँवों में जगह जगह पर, अन्य प्लेस जगहों पर भी लोक दायरों का आयोजन किया जाता है। अब ये तो पलिया की बात। अब नाउ वी आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत के समय में यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था। तो ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वाज नॉट रूल ओवर बाय एनी वन किंग। देखो यहाँ अगर हम मिडिवल एज की बात करें तो राजपूत शासन के अंदर अलग अलग भागों पर अलग अलग राजपूत राजाओं का शासन होता था, नॉट ए सिंगल। India was divided into big and small. India was divided into big and small state. भारत को अलग छोटे छोटे भागों में, प्रांतों में बटा हुआ था। And extent to each kingdom depended on the king's military power. और जहाँ जिसकी पावर की बात करते थे वो टोटली डिपेंड ऑन द मिलिट्री। मिलिट्री क्योंकि उनको एक्सपांस करना होता था तो मिलिट्री की जरूरत होती है। पावरफुल किस बेस पे होते थे, ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या होता था, वैसे आफ्टर द 7th सेंचुरी की बात करें हम लोग, 7th सेंचुरी, वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल इन इंडिया। उससे पहले हर्षवर्धन ने पूरे एक शासन को स्थापित किया था, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद में अगर हम बात करें उधर से, अगर हमने वातावय का जो राज्य था वो भी डिसइंटीग्रेट हुआ था और इधर से कन्नौज का शासन भी। और आफ्टर दैट देखिए लगभग हमारे कंट्री जो है छोटे छोटे भागों में बट चुका था। हाउएवर इवन दाउ द डिफरेंट डायनेस्टी कैम इनटू पावर, अलग अलग डायनेस्टी पावर में आई। एंड देयर वाज द लिटिल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हर जगह का थोड़ा लगभग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, है ना। उन्होंने अपनी स्किल, अपने मैनेजमेंट अपने बेसिस पे प्रिपेयर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता था। दो द किंगशिप वॉज द हेरिडिटी। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ जो किंग था वो कौन थी, हेरिडिटी, राजा का बेटा ही राजा होता था, है ना। यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, कुछ प्लेस पे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैक्सिमम पार्ट या ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पर हेरिडिटी, मतलब किंग सन इज नेक्स्ट किंग। एंड
कंपल्सरी नहीं था होता एल्डेस्ट सन वुड, इट वाज द नॉट कंपल्सरी। वैसे तो जनरल वे में एल्डेस्ट सन, जो भी सबसे बड़ा जो एल्डेस्ट है ना, एल्डेस्ट सन, लेकिन ये जरूरी नहीं होता था। मान लो ही इज नॉट कैपेबल, ही वाज नॉट कैपेबल इन दैट कंडीशन में बी अदर सन। तो देखिए यहाँ कंपल्सरी दैट एल्डर सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकेम द नेक्स्ट किंग। वैसे ऑटोमेटिकली उसी का भाग होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा असंभव था। बाकी मोस्टली एल्डेस्ट सन की बात करें तो ही वॉज द ऑटोमेटिकली द किंग ऑफ नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली अपने आप, मतलब यहाँ एक नियम ऐसा इस तरह बना हुआ था। Then the heir apparent selected by the king was called the crown prince। और ये जो एल्डेस्ट सन होता है जिसको किंग इलेक्ट करता था, चूज करता था, he is called crown prince। ओके, इसके बाद में वो क्राउन प्रिंस के नाम से ही जाना जाता था। In the same cases, even people and administrative elected to the select their king। और कोई देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर स्टेट की अलग अलग कंडीशंस थी, अलग अलग सिस्टम्स था। कुछ पे एल्डेस्ट सन की भी बात होती थी ओनली, तो कुछ जगहों पर ऐसा भी प्लेस थे जिन्हें जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्टर होते थे वो इलेक्ट करते थे। कहीं पे जो होता था पीपल इलेक्ट देयर किंग, बट मोस्टली जो था एल्डेस्ट सन की बात ज़्यादा हमको आती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इस तरह देखे, कश्मीर किंग यशोक, ठीक है, यशकर्मा वॉज सेलेक्टेड इन थ्रोन बाय द ब्राह्मण ग्रुप। सेलेक्टेड किसने किया था? ब्राह्मणों के ग्रुप ने किया था कुमारपाल को, यशोकर्मा को। फिर यहीं पे गुजरात के अंदर अगर हम लोग देखें तो कुमारपाल वॉज सेलेक्टेड एज सक्सेसर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ के मिनिस्टर लोगों ने उसको इलेक्ट किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं कि अर्ली एल्डेस्ट सन है ना, यहाँ एल्डेस्ट सन ही केवल नहीं, यहाँ कुछ प्लेसेस पे ये नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मैक्सली मतलब एल्डेस्ट सन को ही दिया जाता था। फिर भी कई बार कोई ऐसी कंडीशंस बनती थी जो राज्य में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला है, ऐसी कोई कंडीशन होती थी, तो उस बेस के ऊपर वहाँ की पब्लिक प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी समटाइम इलेक्ट करते थे। द मिनिस्टर वर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट। अब देखो, या तो मेन हेड हुआ किंग, किंग इज द हेड ऑफ ऑल आर्मी, आर्मी का हेड पूरे कंट्री का। अब लेकिन ये क्या करता था? मिनिस्टर्स, और ये मिनिस्टर्स क्या करते? टू असिस्ट, हेल्प करते थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो असिस्ट करते थे। द मिनिस्टर वर अपॉइंटेड टू द असिस्ट द किंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। और ये सभी लोग मिल करके राज्य के अंदर इफेक्टिवली शासन प्रभावित करते थे। तो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंदर अगर वापस से राजपूत एरा की बात करेंगे तो किंग इन द शॉर्ट, किंग वाज द मेन हेड, और किंग लगभग मोस्टली एल्डेस्ट सन होता था। लेकिन कहीं अलग अलग कंडीशंस भी होती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, कहीं पे ऑन, ठीक है, काउंसिल्स मिनिस्टर जो होते थे वे लोग इलेक्ट करते थे, कई बार कहीं जनता भी कर। अब ये जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए मिनिस्टर्स भी होते थे, है ना। यहाँ मिनिस्टर्स होते थे और मिनिस्टर क्या करते थे? राजाओं को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सलाह देते थे, हेल्प करते थे। फिर नाउ नेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन विलेज, है ना। एज वी नो आवर कंट्री इज द विलेज ऑफ कंट्री, विलेज इज है ना कॉल्ड विलेजेस ऑफ द कंट्री, गाँवों का देश कहा जाता है। तो विलेज इंस्टीट्यूशन वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थी गांव। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट, और उसकी देखभाल कौन करता था? पंचायत करती थी। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, द हेड ऑफ द पंचायत और इज कॉल्ड मुखिया और सरपंच। अब देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गांवों का कैसा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी इट इज। अब इसका जो भी होता था वो पंचायत,
ठीक है, एक पंचायत खुद करती थी और उसका हेड जो होता था उसको हम सरपंच बोलते थे या मुखिया, आइदर इट इज कॉल्ड द सरपंच और मुखिया। He was the responsible for protecting and delivering the justice to the village। अब ये सरपंच और या मुखिया जिसको बोलते थे, व्हाट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसका उत्तरदायित्व क्या था? तो उसका उत्तरदायित्व प्रोटेक्टिंग पीपल, लोगों की सुरक्षा करना, एंड प्रोवाइड जस्टिस, और न्याय प्रदान करना। हिज वॉज फाइनल वर्ड, और जो वो कहता था वो उसका अंतिम शब्द होता था। Still in the many cases the ग्राम सभा would also give the verdict and punish the culprit। और कई बार क्या होता था, कोई बड़ा मैटर होता था तो पूरी ग्राम सभा होती थी, पंचायत बैठती थी और फिर उसके बाद सुनवाई करने के बाद में निर्णय लिए जाते थे। वर्डिक्ट एंड पनिश द कल्प्रिट, पनिश द कल्प्रिट, जो भी दोषी होता था उसे पनिशमेंट मिलता था। इवन टुडे द विलेज लेवल, आज भी हमारे गांव में ये पद्धति चल रही है ना। द ग्राम पंचायत एंड एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द पीपल, लोगों को अपना गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। आजकल कई ऐसे निर्णय भी गाँवों में लिए जाते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुके हैं। At that time the land revenue was the main income of king। अब देखो सबसे यहाँ इनकम की जो बात आती थी तो इनकम था रेवेन्यू। अब रेवेन्यू भी किसके ऊपर का रेवेन्यू था, और वो रेवेन्यू था एग्रीकल्चर। क्यों? मोस्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ किंगडम। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज टू कलेक्टिंग, लेकिन हर किंगडम का अलग अलग वे था कलेक्ट करने का लैंड रेवेन्यू। बट यूजुअली द सिक्स्थ पार्ट का ना, सिक्स्थ पार्ट जो होता था अपनी फसल का, सिक्स्थ पार्ट 1/6 पार्ट जो था वो कल्टीवेशन का जो भी पार्ट था उसे प्रोवाइड करते थे। अदर टैक्सेस वर लेविड, दूसरे टैक्स भी लिए जाते थे ऑन द पीपल ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, दो डिफरेंट ऑफिसर वर अपॉइंटेड। अब यहाँ की प्रशंसा व्यवस्था के लिए क्या होता था, अलग अलग जगह पर ऑफिसर होते थे। मोर एवर टैक्स वर कलेक्टेड एट पोर्ट्स, इसके अतिरिक्त पोर्ट से भी कलेक्ट किए जाते थे टैक्स। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग। लैंडलॉर्ड क्या करते थे, इनको कलेक्ट करते थे टैक्स को और वो पे कर देते थे राजा को। तो दिस वे वी स्टडी अबाउट, आज जो हमने अपनी क्लास के अंदर मेजर 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। एक तो व्हाट इज द पालियो, क्या होता है। सेकंडली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग राजपूत एज, राजपूत राजाओं के समय में कैसी शासन व्यवस्था थी। उसके बाद में हमने विलेज के बारे में डिस्कस किया कि विलेज उस समय की किस तरीके थे। एक बार शॉर्ट में वापस से देख लेना कि ये मेमोरियल जो होता है, जो मेमोरियल बने होते हैं हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं, वो कमेमोरेटिंग द रिकॉल्स, जो याद करने के लिए उनकी वीरता की कहानियाँ हम सुन सकें, बच्चों को बता सकें, उसके लिए उनके लिए एक सम्मान स्वरूप मेमोरियल बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड पालियो। फिर हम लोग वापस से थोड़ी सी डिस्कशन करें तो राजा मुख्य होता था, राजा के साथ में कई मिनिस्टर्स होते थे, मिनिस्टर अपॉइंटेड होते थे, और मिनिस्टर के बाद में कई ऑफिसर्स, उनके नीचे ऑफिसर्स होते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे और बाकी का काम करते थे। और फिर हमारे अगर हम लोग बात करें तो विलेज बहुत ही अपने आप में आत्मनिर्भर थे हमारे उस समय के जो गाँव, और वो जिनके अंदर एक पंचायत मुखिया होता था और उसका जो मुख्य पर्पज जो होता था वो गांव के लोगों की सुरक्षा करना, डेवलप करना, और यदि कोई पनिशमेंट देने का काम भी वही करता था। और इस तरीके से देखिए वी हैव टू फिनिश 3 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। जय श्री स्वामीनारायण।